हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 6 जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसके पहले पार्ट्स देखने हैं तो वो ऊपर आई कार्ड में होंगे। मेक श्योर पहले आप उन्हें देखें एंड देन इस पर मूव ऑन करें। अब हम चलते हैं जेनेटिक कोड पे। तो रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, दोनों में हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड से ही हमारा न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। तो इसमें तो हमारा कॉम्प्लीमेंटैरिटी का वो लगा रहता है, प्रोसेस बेसिस जो होता है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या होती है कि ए की जगह हमारा टी लगेगा, उसमें आरएनए में यू लगेगा, जी की जगह सी, और यही सब मतलब यही ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी का तो हमारा चलता रहता है। तो इसका जो प्रोसेस होता है ये तो डायरेक्ट होता है, ईजी होता है हमारे लिए समझने के लिए। पर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हमारा इसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो मतलब न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बन रहा है हमारा। तो ये इसमें बोला है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा मोनोमर है और इसके पॉलीमर जो होता है वो हमारा क्या होता है, आरएनए या डीएनए। इस केस में हमारा आरएनए और पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हमारे मोनोमर हैं और फॉर्म क्या करते हैं, प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। तो हमारा उससे जा रहा है, क्या कहते हैं, आरएनए से उसमें जा रहा है प्रोटीन में। तो इसमें ना तो हमारी कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है, ना हम इसमें कोई ड्रॉ कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी, क्योंकि इसमें कोई प्रेजेंट होती ही नहीं है इनके बीच में। बट हमें उस टाइम जो साइंटिस्ट को था कि ये तो पता था उन्हें कि भाई कॉम्प्लीमेंटैरिटी तो इनके बीच में कुछ होती नहीं। पर अगर हमारा न्यूक्लिक एसिड में कुछ चेंज आता है, हमारे इसमें जेनेटिक इसमें कोई चेंज आता है, तो हमारे प्रोटीन्स में भी चेंज आता है, ये तो उन्हें पता था। तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये हाइपोथेसिस निकाला कि अगर ऐसे इसमें चेंज आने से हमारा दूसरे इसमें चेंज आता है, न्यूक्लिक एसिड में चेंज आने से प्रोटीन में चेंज आता है, तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ कोरिलेशन तो है। अब वो कोरिलेशन कैसे थी, उसकी वजह से हमारा जेनेटिक कोड निकल के आया था। पढ़ते हैं क्या होता है ये जेनेटिक कोड। उससे पहले हम इस वाले पैरा में जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मार्क कर लेते हैं कि रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमारा हम वो तो कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी का बेसिस। पर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हमारे वो होता है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इसमें बनता है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी भी नहीं होती और वो भी नहीं होता। तो पर हमें ये पता था कि जेनेटिक एसिड में, इसमें न्यूक्लिक एसिड में चेंज आने से अमीनो एसिड्स में भी चेंज आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये जेनेटिक कोड का ये निकालना था हमें, क्या कहते हैं, निकालना था हमें जेनेटिक कोड कैसे होता है। तो इसको निकालने के प्रोसेस के लिए हमारे बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स के साइंटिस्ट को मिलके काम करना पड़ा था। फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिस्ट, मतलब बहुत सारे वो थे डिसिप्लिन्स के लोग। इन्होंने मिलके ये निकाला था कि हमारा कैसे होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमारे जॉर्ज गैमोव, ये आप साइंटिस्ट के नाम मार्क करते चलिए। जॉर्ज गैमोव क्या थे, ये हमारे एक फिजिसिस्ट थे। तो इन्होंने क्या बोला था कि सिंस हमारे 4 बेसिस होते हैं, 4 बेसिस क्या होते हैं, ए टी जी सी, टी की जगह यू भी होता है। तो ये 4 बेसिस होते हैं और ये 4 बेसिस जो हैं इनको, ये हमारे 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड अगर इनके पास होता है, क्योंकि हमारे आपको याद होगा 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अगर ये हमारे 4 बेसिस हैं और ये 20 अमीनो एसिड्स के लिए काम कर रहे हैं, तो कोड्स का इनका कुछ इन 4 बेसिस का कुछ कॉम्बिनेशन होगा और वो कॉम्बिनेशन हमारा ये फॉर्म करेगा अमीनो एसिड्स। तो इन्होंने सजेस्ट किया था, जॉर्ज गैमोव ने, कि ये जो इनका ये होता है कॉम्बिनेशन, ये हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके बने। तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके हमारा कोड होना चाहिए। इसकी वजह से हमारा आइडियल वो निकल के आएगा। तो ये एक बहुत बोल्ड प्रपोजिशन थी, क्योंकि जो हमारा ये 3 का ये होता है ना, ये इन्होंने बोला कि ये 4 कोड्स को रेज़ टू द पावर 3, मतलब यही कि हमारे 4 वो होंगे, 4 कोड से हमारे 3 वो बने होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। तो इससे हमारे 64 कोडन्स निकल के आते हैं। और ये 64 कोडन्स तो आपको देख रहे हो, आप साफ दिखाई दे रहा है, 20 अमीनो एसिड्स के लिए 64 कोडन्स तो बहुत ज़्यादा हैं। इतने तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसके बाद इसके लिए प्रूफ देना कि हमारे कोडॉन्स ट्रिपल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। और ये किसने दिया था हमारा, ये हमारा दिया था हरगोबिंद खुराना। नेक्स्ट सेकेंड नेम मार्क कर लीजिए, हरगोबिंद खुराना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केमिकल मेथड डेवलप किया था जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंटल था इसको करने में, आरएनए मॉलिक्यूल को वो करने में, सिंथेसाइज करने में, वो भी कैसे, डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के साथ। थर्ड हमारा नाम आता है साइंटिस्ट का यहाँ पे, मार्शल निरेनबर्ग। इनका जो सेल फ्री सिस्टम दिया था इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसकी हेल्प से हम ये कोड को डिसाइफर कर पाए थे।
और इस सब के बाद हमारा एक चेकर बोर्ड निकल के आया था जेनेटिक कोड के लिए, और वो चेकर बोर्ड क्या है, ये है वो चेकर बोर्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 इन्होंने वो दिए हुए हैं, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, ये थर्ड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारे ये बेसिस लगे हुए हैं यू की जगह हम टी भी कर सकते हैं, पर हम सिंस ये अमीनो एसिड्स बन रहे हैं तो अमीनो एसिड्स किससे बनते हैं, हमारे आरएनए से बनते हैं। आरएनए में टी तो नहीं होता, तो इसमें हमेशा यू ही लिखते हैं, हम टी नहीं लिखते। तो ये यू है, CAG, यहाँ पे भी UCAG, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर ये है। एंड देन थर्ड पोजीशन पे इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, एक में UCAG, एक में UCAG, एक में, तो 4 बार लिखा हुआ है पूरा कोड। तो ये जो हमारा ये है, वैसे तो इसको आप पूरे को याद इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी है और आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी होगा, इसे याद करना बहुत काम के होता है ये। बट इसमें अगर आप पूरे को ना याद करें तो ये तो एटलीस्ट याद कर लें। AUG जो ये है, ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, ये हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है। और ये जो 3 है यहाँ पे हमारे, ये UAA, UAG, UGA, ये किसी उसके लिए कोड नहीं करते अमीनो एसिड्स के लिए, इसलिए हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। मतलब ये AUG हमारा मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है, और ये हमारा मिथियोनिन स्टार्ट कोडॉन होता है। ये AUG मिथियोनिन और कोई कॉम्बिनेशन से कोड नहीं होता। तो अब इसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं हमारे जेनेटिक कोड के क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमारा कोडॉन ट्रिपलेट है, ये तो हमें देख लिया हमने कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स में 3 बेसिस होते हैं हमारे, ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। 61 कोडॉन्स जो हैं, इसमें 61 कोडॉन्स हमारे अमीनो एसिड के लिए करते हैं, और ये जो 3 हमने देखे थे स्टॉप कोडॉन्स, ये किसी के लिए कोड नहीं करते, इसलिए हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। तो ये चीज़ मार्क करते चलते हैं। ट्रिपलेट होता है 61 अमीनो एसिड्स के लिए करते हैं, 3 हमारे करते नहीं हैं, तो ये स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। फिर अमीनो एसिड्स आर कोडॉन बाय कोडेड, मतलब कुछ अमीनो एसिड्स हमारे ऐसे हैं जो अलग अलग कोड्स, बहुत सारे कॉम्बिनेशन से कोड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वैलिन यहाँ पे दिखा रखा है, वैलिन हमारा ये 1 2 3 4 कितने सारों से कोड हो रहा है। ये यहाँ पे एलेनिन दिखा रखा है, कितने सारों से, ग्लूटामिक एसिड कितने सारों से कोड हो रहा है, आर्जिनिन कितने सारों से कोड हो रहा है। तो ये ऐसे ही है, हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड्स इसमें ऐसे हैं जो हमारे बहुत सारों से कोड होते हैं, और मिथियोनिन एक ऐसा है जो 1 से कोड होता है। तो इसलिए हम कोड को कहते हैं डिजेनरेट, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो हैं अमीनो एसिड्स, वो बहुत सारे, एक अमीनो एसिड बहुत सारे उससे कोडॉन से कोड होता है, मोर देन 1। थर्ड हमारा ये है कि हमारा कोडॉन्स को हम कंटिन्यूस फैशन में रीड करते हैं mRNA में, मतलब इनमें कोई पंक्चुएशन वगैरह नहीं आती। जैसे अगर हम लिख रहे हैं AUG CAC, तो इनके बीच में हम ये नहीं लगाएंगे कॉमा, फुल स्टॉप या कुछ लाइन, कुछ नहीं लगती, पंक्चुएशन कुछ नहीं होती, कंटिन्यूसली रीड होता है, नो पंक्चुएशंस। फिर फोर्थ हमारा पॉइंट है कि हमारा कोड नियरली यूनिवर्सल होता है, मतलब कि हमारा ऑलमोस्ट सेम होता है ये सब में, बस इसमें कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। एक्सेप्शंस का ध्यान रखें, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस होते आ सकते हैं कि हमारा माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स थोड़े से अलग होते हैं, और किसी प्रोटोजोन्स में हमारे कोडॉन्स का ये अलग होता है। फोर्थ यही है, मैंने बताया था AUG के 2 फंक्शन है, मिथियोनिन के लिए कोड करता है, एंड इनिशिएटर मतलब स्टार्ट कोडॉन होता है, और ये हमारा UAA, UAG एंड UGA हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें ये फॉलोइंग सीक्वेंस दिया हुआ है mRNA का, तो इससे हम वो निकाल सकते हैं, हमारे अमीनो एसिड्स क्या आएंगे, तो ईजिली निकाल सकते हैं। AUG तो हमारा मिथियोनिन है, UUU इसमें देखते हैं UUU से क्या कोड हो रहा है, इससे हमारा ये हो रहा है। फिर ये UUC, मतलब इसको हम टेबल को इन्होंने बोला है कि चेकर बोर्ड को देख के आप कर सकते हैं, तो ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसका ऑपोजिट ट्राई करिए। इन्होंने हमें ये दे दिया कि हमारे वो हैं, तो जैसे मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन और ये ऐसे किए हुए हैं, तो इससे ये कह रहे हैं कि अब इससे आप इसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निकालिए आरएनए का। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जैसे मिथियोनिन का तो क्या होगा AUG। अब फिनाइल एलेनिन का सीक्वेंस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिनाइल एलेनिन के लिए हमारे मल्टीपल कोडॉन्स होते हैं कॉम्बिनेशन। तो जैसे ये फिनाइल एलेनिन है, तो ये है UU भी हो सकता है, UUC भी हो सकता है। तो ये हमारा इसमें ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, ऑपोजिट डिटरमाइन करना हमारा मुश्किल है कि हम अमीनो एसिड से कोडॉन्स का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस निकालना मुश्किल। तो म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड पे चलते हैं अब हम नेक्स्ट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे जीन्स होते हैं और DNA होती है, उनके बीच का हमारा रिलेशनशिप तो हम बेस्ट किस तरीके से समझ सकते हैं, म्यूटेशंस की हेल्प से समझ सकते हैं। चैप्टर 5 में हमने 2 तरह की म्यूटेशंस पढ़ी थी, जो कि थी पॉइंट म्यूटेशन, मतलब उनका नाम सुना था, ऐसे एज सच बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं थी, बट मैंने आपको फिर भी समझाई थी उस टाइम पे। तो मैंने क्या क्या बताई थी, पॉइंट म्यूटेशन बताई थी और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताई थी। तो उन्होंने यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन बताई है और बहुत अच्छे से समझाया, तो अब हम अच्छे से समझते हैं।
तो मतलब यही कि अगर हमारी बहुत ज़्यादा डिलीशन हो रही है या रीअरेंजमेंट हो रही है डीएनए सेगमेंट में, तो वो हम इजीली समझ सकते हैं क्या होगा उससे। यही लॉस और गेन की वजह से हमारे जीन के उसमें कुछ वो आएगा कि हमारे रिजल्ट होगा जीन में कुछ या तो लूज हो जाएगा, गेन हो जाएगा, या उसके फंक्शन में कुछ चेंज आएगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट म्यूटेशन का समझेंगे। पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिक एग्जाम्पल हमेशा हम क्या देते हैं, सिकल सेल एनीमिया देते हैं। पिछले चैप्टर में भी सिकल सेल एनीमिया हमारा क्लासिक एग्जाम्पल था, उसका हमने पढ़ा था अच्छे से। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारा उसमें हमने क्या पढ़ा था, 6 पोजीशन पे हमारा ग्लूटामिक की जगह वो ग्लूटामेट की जगह वालिन लग जाता है, और वो किस में होता है, बीटा ग्लोबिन की 6 पोजीशन पे ग्लूटामेट की जगह वालिन लग जाता है। अब इस कंडीशन, इसकी वजह से हमारी सिकल सेल एनीमिया होती है। तो यही था, हमने एक पोजीशन पे चेंज आया। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि हमारा इंसर्शन या डिलीशन एक बेस पेयर का होता है स्ट्रक्चरल जीन में, उसकी वजह से हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। अब इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है इन्होंने, इसकी वजह से बहुत इजीली समझ आ सकता है। तो सबसे पहले आप ये सेंटेंस समझिए, इसमें सारे 3 लेटर वर्ड लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जेनेटिक कोड 3 लेटर्स का 3 बेसिस का होता है। तो इन्होंने बोला राम हैज़ रेड कैप। तो अगर हम इसमें ये जो है रेड कैप वाली जगह पे, इस जगह पे हम बी इंसर्ट कर दें, तो हमारा स्टार्टिंग का तो सेम रहेगा क्योंकि बाद में इंसर्ट हुआ है, पर पीछे का आप देखिए कैसे चेंज आता चला गया। तो हमने सिर्फ एक बेस इंसर्ट किया, उसी वजह से पीछे का ये पूरा अनरीडेबल हो गया, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो इस वजह से इस बेस में भी चेंज आ गया, इसमें भी आया, इसके आगे और भी होंगे, सब में ऐसे चेंज आता चला जाएगा सिर्फ एक की वजह से। सिमिलरली अगर हम 2 डाल दें, एक डाला बी फिर आई डाल दिया, तो अब ये स्टार्टिंग का तो सेम ही है, अब पीछे चेंज फिर भी आएगा बहुत, और वो भी बहुत बड़ा चेंज है ये, क्योंकि पीछे के पूरे कैस्केड जो है उसमें पूरे में चेंज आ रहा है। पर अब इन्होंने बोला कि अगर हम 3 लेटर्स डाल दें, तो जैसे कि अगर हम 3 बेसिस डाल दें, तो स्टार्टिंग का तो सेम है और पीछे जो है ये भी सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे स्टार्टिंग में थे, बस ये बीच में एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये बोल रहे हैं कि कंक्लूजन बहुत ऑब्वियस है ऊपर वाले एक्सरसाइज से कि इंसर्शन या डिलीशन अगर 1 या 2 बेस पेयर की होगी तो पूरा पीछे चेंज आता चला जाएगा रीडिंग फ्रेम में। तो ऐसी म्यूटेशंस को हम फ्रेम शिफ्ट या फिर डिलीशन म्यूटेशंस कहते हैं। तो हम अब पढ़ते हैं टीआरएनए या फिर अडेप्टर मॉलिक्यूल। अब हमने कोड का तो पढ़ा, भाई हमारा कोड कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे इसको वो किया इन्वेंट इन्होंने। तो पर कोड के वो होने से भी पहले, प्रोपोजिशन ऑफ कोड से पहले भी हमारे फ्रांसिस क्रिक तो थे, जो थे जिन्होंने वो दिया था, वाटसन एंड क्रिक आपको याद होंगे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। तो उनमें जो हमारे फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने बोला था कि कोई मैकेनिज्म तो होगा जिसकी वजह से हमारा कोड रीड होता है और हमारे न्यूक्लिक एसिड को ये अमीनो एसिड्स के साथ लिंक करेगा। ये जो लिंक होगा हमारा, ये हमारे इसको करेगा। तो क्योंकि अमीनो एसिड्स में तो इन सबको पता था कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता इनमें कि ये हम खुद रीड कर लें, तो इन्होंने भी बोला था कि इनके बीच में कोई एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को अमीनो एसिड्स के साथ लिंक करता है। तो अब तो हम इसे टीआरएनए कहते हैं, बट उस टाइम ये एसआरएनए के नाम से जाना जाता था। क्यों? एस मतलब सॉल्युबल आरएनए। और हमारा जेनेटिक कोड आने से पहले ही हमारा इसके बारे में पता था लोगों को कि आरएनए होता है, क्या होता है, पर इसका रोल नहीं पता था कि हमारा अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है। ये हमारा काफ़ी बाद में पता लगा था। तो ये हमारा यहाँ पे इन्होंने उसका टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया है। अब तो इन्होंने बहुत डिफरेंट कर दिया एनसीईआरटी में, पहले इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग होता था। इसमें क्या होता है, टीआरएनए का हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें हमारा एक एंटीकोडॉन लूप होता है, मतलब ये इसका एंटीकोडॉन लूप है। इसमें क्या है, इसमें जो हमारे एमआरएनए में कोडॉन्स होंगे उसके ऑपोजिट, मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री 3 बेसिस इस पे कोडॉन प्रेजेंट होते हैं इस पे। और इस कोडॉन के बेसिस पे, ये जो कोडॉन है इसके बेसिस पे यहाँ पे इसका एक वो होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जहाँ पे ये अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है अपने इस कोडॉन के इस पे। कौन से कोडॉन? जो एमआरएनए के हैं। तो ये इसका एंटी कोडॉन जो है ना, इसके ऑपोजिट जो कोड होता है, जैसे अगर ये यूएसी है तो यूएसी कोड वाला, जैसे ये देख, तो ये यूएसी कोड वाला इस पे वो होगा, कोडॉन वाला वो होगा इस पे, क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। तो ये अगर यहाँ पे यूएसी है तो ये यहाँ पे एयूजी देखेगा, एयूजी, अच्छा एयूजी यहाँ पे जुड़ गया ये जाके, और अपना ये एंटी कोडॉन ये सॉरी अमीनो एसिड को यहाँ पे लेके आएगा, और ये अमीनो एसिड यहाँ से वो हो जाएंगे, ज्वाइन होते चले जाएंगे ऐसे। तो इसको आपको इसकी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, तो अमीनो एसिड इसके 3 प्राइम एंड पे जुड़ते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। इनिशिएशन जो होती है हमारे इसकी फॉर्म होने की ट्रांसलेशन में, हमारे इसमें इनिशिएटर कोडॉन होता है। वो क्या होता है, वो हमारे इनिशिएटर टीआरएनए होता है जो कि हमारा स्टार्टिंग पे लगता है। स्टॉप कोडॉन्स के लिए हमारा कोई टीआरएनए नहीं होता है, तो इसलिए स्टॉप कोडॉन्स पे हमारा कुछ भी नहीं लगता है।
तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारा इसमें स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, इसमें 6.12 में इन्होंने ये ऐसा शो किया हुआ है जैसे लीफ क्लोवर का। एक्चुअल में क्या होता है, टीआरएनए बहुत कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है और इन्वर्टेड एल की तरह लगता है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि पहले जो हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम होता था वो वैसा ही था, ये बहुत डिफरेंट डायग्राम है पहले वाले से। अब ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो हम इतनी देर से बात करते आ रहे हैं कि भाई डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो यही बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन रेफर्स टू द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। मतलब हमारा पॉलीमराइजेशन किस चीज़ का हो रहा है, अमीनो एसिड्स का। और अमीनो एसिड्स जब जुड़ते हैं तो उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जो कि हमारे प्रोटीन्स होते हैं। तो मार्क कर लीजिए कि ट्रांसलेशन से हमारे वो बनते हैं प्रोटीन्स। अब ये तो हमने अभी पहले देखा, अभी हमारे जीन को उसमें क्या कहते हैं जेनेटिक कोड में, कि जो हमारे उसका सीक्वेंस होता है बेसिस का एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स का जो सीक्वेंस होता है उसी की वजह से हमारे वो आते हैं अमीनो एसिड्स का, क्योंकि अमीनो एसिड्स हमारे टीआरएनए लेके आएंगे। तो ये अमीनो एसिड्स आपको याद होगा, अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब इस पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी कैसे आती है हमारी, इसके लिए हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं, एटीपी की प्रेजेंस में। एटीपी आपको याद होगा, एटीपी हमारी बॉडी का वो मॉलिक्यूल होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बॉन्ड्स में एनर्जी होती है। तो एटीपी की प्रेजेंस में हम अमीनो एसिड्स को वो कर देते हैं एक्टिवेट। और फिर ये अमीनो एसिड्स जो एक्टिवेटेड होते हैं हमारे टीआरएनए के साथ जुड़ते हैं, जो भी इनके वो होंगे, क्या कहते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए होंगे, कॉग्नेट टीआरएनए, उनके साथ जुड़ जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो इसको मार्क कर लीजिए कि ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए में क्या होता है, अमीनो एसिड्स जो हैं वो कि एक्टिव होते हैं एटीपी में और वो लिंक हो जाते हैं अपने टीआरएनए के साथ। और एक चीज़ और, हमारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। और अब जब इस तरह के दो चार्ज टीआरएनए अपने आपस में पास आते हैं, जिनके साथ हमारे टीआरएनए चार्ज कब है, जब उसके साथ चार्ज वो लगा हुआ होगा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो जब ये आपस में इतने डिस्टेंस पे आ जाते हैं पास कि इनके बीच में, अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये बॉन्ड तो फॉर्म हो जाता है, पर एक कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट हो तो फिर ये एनहांस हो जाएगा रेट इसका पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन का। तो ऐसे हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स। तो सेल्यूलर फैक्ट्री जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, उसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में हमारे स्ट्रक्चरल आरएनएस प्रेजेंट होते हैं। आपको याद होगा हमने आरएनए बोला था स्टार्टिंग में, 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए हमारा होता है जो कि स्ट्रक्चरल या कैटालिटिक काम करता है हमारा राइबोसोम के अंदर। तो हमारे इसके अंदर राइबोसोम में स्ट्रक्चरल यही आरएनए प्रेजेंट होते हैं और 80 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में जो हमारा राइबोसोम होता है ये 2 सब यूनिट्स का बना होता है। ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये इसका लार्जर सब यूनिट है, ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है। जब ये स्मॉल सब यूनिट, जब हमारा, हम अभी इनएक्टिव फॉर्म की बात करें, ये डायग्राम तो एक्टिव फॉर्म का है। तो अभी इनएक्टिव आप बस ये समझिए कि सिर्फ ये प्रेजेंट है राइबोसोम। तो जब इनएक्टिव फॉर्म में इसके स्मॉल सब यूनिट को वो मिलता है, क्या कहते हैं, एमआरएनए को एनकाउंटर करता है, जैसे देखता है कि एमआरएनए आ रहा है तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और प्रोटीन्स बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो हमारा अब ये इसमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होते टाइम हमें क्या चाहिए, हमारा जो ये लार्ज सब यूनिट होता है इसमें ना 2 साइड्स होती हैं जहाँ पे हमारा अमीनो एसिड आके बाइंड हो सकता है और बाइंड होके वो इतना पास हो सकता है कि वो उनके बीच में इतना डिस्टेंस हो कि वो फॉर्म कर ले, क्या कहते हैं उसे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर ले। और ये हमने यहाँ पे बोला था ना कि अगर ये प्रोसेस अपने आप तो हो जाता है, पर अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट हो तो और भी ज़्यादा तेज़ होगी फॉर्मेशन बॉन्ड की। तो यही बोल रहे हैं कि हमारा जो राइबोसोम है ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। इसके अंदर हमारा 23S आरएनए होता है बैक्टीरिया में, जो कि एंजाइम होता है, जो कि राइबोजाइम होता है, आपने सुना होगा राइबोजाइम। तो ये हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड तेज कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पैराग्राफ में है मार्क कर लेते हैं। राइबोसोम हमारे इसमें स्ट्रक्चरल आरएनएस होते हैं, 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। स्मॉल सब यूनिट हमारा इनकाउंटर करता है तो हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है ट्रांसलेशन का। लार्ज सब यूनिट जो होता है उसमें 2 साइड्स होते हैं जहाँ पे हमारे अमीनो एसिड्स आके बाइंड हो सकते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है।
और इसमें कैटलिस्ट की तरह हमारे बैक्टीरिया में ये होता है 23S RNA, जो कि हमारे, ये आप इंपॉर्टेंट है, 23S RNA होता है जो कि हमारा राइबोजाइम होता है। अब एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि जो हमारा ट्रांसलेशनल यूनिट होता है mRNA का, मतलब जिस पे हमारा ट्रांसलेशन हो सकता है, वो हमारा ऐसा होता है कि वो फ्लैंक्ड होता है किससे, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में। तो स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में जो हमारा वो होता है सीक्वेंस, सिर्फ उसके ऊपर ट्रांसलेशन होती है, मतलब सिर्फ वो कोड्स होते हैं वो हमारे पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। अब mRNA पे हमारे ऐसे भी कोई एडिशनल सीक्वेंसेस होते हैं जिनकी ट्रांसलेशन नहीं होती। ऐसे रीजन्स को हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। और ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे 5' एंड पे प्रेजेंट होते हैं स्टार्ट कोडॉन से पहले, और 3' एंड पे प्रेजेंट होता है स्टॉप कोडॉन के बाद। तो ये क्या होते हैं? इनको हम कह सकते हैं कि हमारे वो होते हैं जो हमने स्टार्ट में कैपिंग और टेलिंग करी थी ना, जिसकी वजह से हमारा mRNA बना था, तो ये वो होते हैं, वो मान सकते हैं। तो ये जो होते हैं कि अगर आपसे पूछे कि ये स्टार्टिंग में अनट्रांसलेटेड रीजन्स क्यों होते हैं, ये तो जगह वेस्ट कर रहे हैं फालतू में, तो ये इसलिए होते हैं, ये हमारी ट्रांसलेशन की वो बढ़ाते हैं, प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे फ्लैंक्ड होता है स्टॉप और स्टार्ट कोडॉन के बीच में, और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते हमारे यूनिट्स, उनको हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। दोनों एंड पे होते हैं, स्टॉप कोडॉन से पहले, स्टॉप कोडॉन के बाद और स्टार्ट कोडॉन से पहले, और ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस की। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा जब इनिशिएशन होता है तो हमारा राइबोसोम कहाँ बाउंड होगा mRNA से, तो वो हमारा जहाँ पे स्टार्ट कोडॉन होता है, सॉरी AUG मिथियोनिन AUG स्टार्ट कोडॉन होता है, वहाँ पे बाउंड होता है जाके। और हमारा इनिशिएटर, हमने tRNA बोला था ना कि इनिशिएटर tRNA होता है, तो इनिशिएटर tRNA हमारा रिकॉग्नाइज करता है इस AUG वाली साइट को और यहाँ पे लग जाता है आके। और फिर राइबोसोम जो होता है वो हमारा प्रोसीड करता है इलॉन्गेशन का, वही कि हमारे ये जैसे ये इलॉन्गेशन हो रहा है, यहाँ पे ये mRNA है, ये हमारा वो है tRNA है, ये लेके आ रहा है क्या, ये देखिए ये यहाँ से वो लेके आ रहा है, इस पे ये लगा हुआ है ऊपर अमीनो एसिड, ये यहाँ पे बेस रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ लग जाएगा। फिर ये आपस में जब ये पास आ जाएंगे दोनों, तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा और ये चेन आगे निकलती चली जाएगी, और ये अपना क्या कहते हैं अमीनो एसिड इससे ज्वाइन करके छोड़ देगा, और ये एम्प्टी हो जाएगा ऊपर से tRNA, और ये खाली होकर निकल जाएगा और ढूंढेगा अमीनो एसिड्स को कि मेरे से और अमीनो एसिड्स बाउंड हो जाए, और फिर इसकी अगर आगे ज़रूरत होगी तो फिर लगेगा आगे। तो ऐसे होता है इलॉन्गेशन का प्रोसेस। और आपको याद होगा हमने बोला था कि जो स्टॉप कोडॉन होता है उसके लिए कोई tRNA नहीं होता, तो वहाँ पे हमारा एक टर्मिनेशन फैक्टर लग के आ जाता है, यहाँ बताया होगा उन्होंने, सॉरी रिलीज फैक्टर लग जाता है जो कि हमारा स्टॉप कोडॉन से लगता है। स्टॉप कोडॉन से लगने के बाद हमारा टर्मिनेट कर देता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, और हमारी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे ये निकल रही है, तो ऐसी बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, प्रोटीन, तो ये हमारी इससे राइबोसोम से निकल जाती है बाहर, और ये हमारा काम पूरा हो जाता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। इनिशिएशन के लिए राइबोसोम हमारा कहाँ स्टार्ट कोडॉन पे लगता है आके, इनिशिएटर tRNA इसको रिकॉग्नाइज करता है, इलॉन्गेशन का प्रोसेस होता है, इलॉन्गेशन फेज होता है, स्टेज में हमारा कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्स टू tRNA, मतलब वही हमारा जो ये होते हैं चार्ज्ड tRNA होता है, ये हमारा आता है, लगता है अपने अप्रोप्रिएट कोडॉन पे mRNA पे, और फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर उसके साथ tRNA एंटी कोडॉन के साथ। राइबोसोम हमारा आगे चलता है कोडॉन टू कोडॉन mRNA के ऊपर, और इसी तरह हमारे अमीनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं 1 by 1, और हमारी पूरी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बन जाता है जो कि हमारे DNA से निकल के आया था। और रिप्रेजेंट किसने किया था? हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन सीक्वेंस जो है डिक्टेटेड बाय RNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA। तो डिक्टेट कौन करता है? DNA करता है, और रिप्रेजेंट कौन करता है? mRNA करता है। और लास्ट में एंड में क्या होता है, हमारा रिलीज के लिए वो लग जाता है रिलीज फैक्टर, जो कि हमारा स्टॉप कोडॉन से बाइंड होता है, और हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है हमारी राइबोसोम से। तो ये हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस था।